कंटिन्यू कर लीजिए उसको। तो चलिए, थोड़ा बहुत नोट्स अगर है सबके पास या प्रिंट करा के रखे हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अ, हम भी अपने मोबाइल से ही देख रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस, ठीक है। जरा एक बार चेक कर लिया जाए सबको आ गया कि नहीं। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। आवाज मेरी अगर जा रही होगी तो कोई इसमें बता दीजिएगा, और नहीं जाएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा फिर ये रिकॉर्डिंग होके आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, अगर आपके पास प्रिंट है तो उसमें देखिएगा कि सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज अ फंक्शन एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि, अच्छा, आनंद को पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है भाई, आप लोग कैसे ज्वाइन किए उनको हेल्प कीजिएगा थोड़ा। कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, वो एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या है, आपका डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन जो होना चाहिए वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। और जो इसका रियल नंबर्स का सीक्वेंस है, चूंकि इसका कोड डोमेन जो है वो आपका क्या हो, कोड डोमेन आपका रियल नंबर्स हो, ठीक है। तब हम कहते हैं कि ये हमारा जो सीक्वेंस है ये रियल नंबर्स का सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस को डिनोट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर फंक्शन एफ की बात कर रहे हैं तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा F1 होगा, ठीक है। जो हमारा सेकंड टर्म होगा वो F2 होगा, जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो F3 होगा, और ऐसे ऐसे करते करते अनगिनत बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब हर जगह एफ से हम डिनोट नहीं करते, क्योंकि जनरली हम यूज करते हैं फंक्शन में एफ का। तो सीक्वेंस में कुछ और स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, जैसे कुछ बुक्स जो होते हैं वो सीक्वेंस को इस तरीके से भी लिखेंगे, एक्स एन, ठीक है। एक्स एन, इसका मतलब है कि एक्स आपका जो है वो फंक्शन है, कहाँ से कहाँ, नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक। एक्स एन का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि एक्स एट द पॉइंट एन, मतलब कि एक्स आपका फंक्शन है और नेचुरल नंबर एन है, जिस टर्म पे आप देखना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स एन। इसका मतलब, जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए एक्स एन हमने लिखा 3n+4, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस बनेगा किस प्रकार से, यहाँ पे जो n है वो आपका नेचुरल नंबर है। तो फर्स्ट टर्म अगर कहा जाए तो आप लिखिएगा x1, इस वैल्यू में पुट करेंगे तो 3 × 1 + 4, यानी कि x1 क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक। उसी प्रकार से सेकंड टर्म अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 3 × 2 + 4 = 10। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होंगे। तो इसी को हम तरीके से अगर लिखे तो बहुत बुक्स जो होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट का यूज करके ऐसे लिखते हैं, x1, x2, x3 और डॉट डॉट सो वन। और कुछ बुक्स जो है वो छोटा स्मॉल ब्रैकेट का यूज करके लिखते हैं, x1, x2, x3, x4 और डॉट डॉट जितने भी हैं ये नंबर्स। लेकिन ज्यादातर फायदेमंद है कि आप इस वाले पैटर्न को, मतलब छोटा वाला ब्रैकेट को ही यूज कीजिएगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट का यूज हम लोग ऐसे भी सेट सेट में यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट। और वहां पे नियम होता है कि x1, x2, x3 जो है सब के सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पे हो सकता है कि सारे मेंबर सेम भी हो जाए, ऐसा भी संभव है। तो अब इस सीक्वेंस को लिखने का तरीका क्या है, या तो आप सारे टर्म्स को लिखिए x1, x2, x3, x4, या फिर आप फॉर्मूला के हिसाब से लिखिए, और या फिर आप डायरेक्ट xn लिखिए और यहाँ पे n बता दीजिए कि नेचुरल नंबर है कि नहीं। अगर अंडरस्टूड है तो डायरेक्ट xn ही लिख देंगे, तभी हमारा काम चल जाएगा। तो ये लिखने के नोटेशंस है। जैसे हम एग्जाम्पल्स में देखें कि एक हमने सीक्वेंस का एग्जाम्पल लिया, जैसे xn = 1/n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसके जो टर्म्स होंगे, मतलब सीक्वेंस के हम पूरी टर्म्स को देखें
तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 1/1, दूसरा टर्म 1/2, तीसरा 1/3। और इसी प्रकार से हमें पता चल रहा है कि कोई भी टर्म हमसे पूछा जाए तो हम उसकी सारी वैल्यूज को डायरेक्ट बता सकते हैं। तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, एक तरीके से हम या तो पूरे पॉइंट्स को लिखिए, उस तरह से सीक्वेंस लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सीधे 1/n लिखिए और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख दीजिए, या ये ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है सीक्वेंस में कि जो आपका डोमेन है वो पूरा पूरा नेचुरल नंबर है। ठीक। और बहुत सारे सीक्वेंस इस प्रकार के आएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ऐसे लिखा, तरीके बता रहे हैं सीक्वेंस के, क्वेश्चंस के तरीके कैसे कैसे होते हैं। जैसे सेकंड नंबर में देखिए कि एक फंक्शन हमने लिया f(1), आपके कॉपी में भी है, f(1) इज इक्वल टू 2, f(n+1) इज इक्वल टू √f(n), जहाँ पर fn, जहाँ पे n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब एक टर्म से दूसरे टर्म का कुछ संबंध है और उससे आप आगे का रिजल्ट प्राप्त कीजिएगा। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म को दूसरे टर्म के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव फॉर्मूला, है ना। ये एग्जांपल्स है, इस पे ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंडक्टिव फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़े होंगे, उसी तरह से यहाँ पे है कि अगर पहला वाला टर्म पता है तो दूसरा वाला इस फॉर्मूला से मिल जाएगा, तीसरा वाला मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहला टर्म हमें क्या पता है कि f(1) जो है वो हमारा 2 है। f(2) हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे n=1 रखिएगा, तो इस हिसाब से जो फॉर्मूला है आपका उसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू f(1), तो ये क्या हो जाएगा आपका √2 इंटू f(1) क्या है आपका 2, तो ये क्या हो गया 2। f(3) की बात आएगी तो वो भी आपका 2 हो जाएगा। f(4) भी चेक करेंगे तो वो भी आपका 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब सारे टर्म्स जो होंगे वो आपके 2 हो जाएंगे। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक्चुअल असल में क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, सारे टर्म्स क्या है इसके कांस्टेंट है, तो इसको हम पोस्ट में ऐसे कर करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका फाइबोनेकी सीक्वेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, फाइबोनेकी सीक्वेंस। इसका थोड़ा सा आप देखिएगा कि इसकी क्या खासियत है। फाइबोनेकी सीक्वेंस, ठीक। इस सीक्वेंस की खासियत क्या है, पहले जो दो टर्म्स होते हैं वो आपके 1 और 1 होते हैं, ठीक है। मतलब पहला टर्म आपका क्या किया हमने, फिक्स कर दिया 1 और 1, और जो दूसरा टर्म होगा मतलब थर्ड टर्म जो इसका आएगा, वो पहले जो लास्ट दो के है ना उनको ऐड आपको कर लेना है। तो क्या हो जाता है, ये 1+1 क्या होगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे तो ये जो लास्ट है 1 और 2 इसको ऐड कीजिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला जो होगा वो 2 और 3 को, लास्ट दो को ऐड कीजिए तो वो आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। देन 8 आएगा, देन 11 13 आएगा। ऐसे ऐसे करते करते ये हमारे टर्म्स हो जाएंगे। इसको हम इस फाइबोनाची सीक्वेंस को एक नए तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको हम बोले कि कोई फॉर्मूला के हिसाब से बनाइए तो इसको आप इंडक्टिव फॉर्मूला के यूज से लिख सकते हैं। इंडक्टिव फॉर्मूला के यूज से कैसे लिखेगा, पहला टर्म आपका क्या है x1, x1 क्या है 1, दूसरा टर्म क्या है x2, ये भी आपका 1। अब हमको चाहिए क्या, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला चाहिए या उसके आगे के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो हम लिखते हैं xn+2 इज इक्वल टू xn+1 प्लस xn, जहां पर n जो है वो आपका नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो सिर्फ इतना लिख देने से, ये जो हम पूरा जो लिख रहे हैं सिर्फ इतना अगर आप लिख दें तो इसका मतलब क्या है कि आपने फिबोनाची सीक्वेंस को लिख लिया है। अब चेक करना है हम लोग को, तो एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम चेक करते हैं, तो सबसे पहला टर्म आपका क्या है 1 है, यहाँ तो यहीं से क्लियर हो गया 1 और 1। दूसरा टर्म 1। अब कहता है कि x3 क्या होगा, तो n बराबर यहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर इस जगह पे हम n बराबर वन लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा n+2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा x1, n बराबर 1 डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1+1 यानी कि x3 क्या हो गया आपका 2, तो ये x3 मिल गया आपका 2। देखिए वैसा ही एग्जैक्टली हो रहा है कि नहीं, इसी के जैसा हो रहा है कि नहीं। x4 अगर हम लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है x3 प्लस x2, n बराबर 2 रखिएगा तो आपको यहाँ पे x3 मिलेगा, यहाँ पे x2 मिलेगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा, x3 का वैल्यू आपके पास 2 है और x2 का वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो ये आपको मिल जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे 3 आया कि नहीं। इसी तरीके से बाकी जो टर्म्स हैं वो भी आपके एग्जैक्टली वैसे ही आने लगेंगे।
अच्छा, मेरा साउंड नहीं आ रहा है क्या किसी को? विदेशी बोल रहे हैं कि साउंड नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है। अगर साउंड नहीं भी आ रहा है तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, उसका टेंशन ना लीजिए। अगर जो ज्वाइन कर गए वो बहुत अच्छी बात है कि लाइव क्लास में पढ़ लिए। जो नहीं कर पाए उनको हम वैसे भी रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, थोड़ा सा साउंड का दिक्कत हल्का ये इसलिए हो सकता है क्योंकि हम मोबाइल से अपना ईयरफोन को कनेक्ट किए हैं। लैपटॉप से कनेक्ट करने पे ईयरफोन से आवाज नहीं जाता है उसमें। इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हम मानते हैं। तो जिनको भी प्रॉब्लम हो वो बाद में देख लेंगे इसी से। तो चलिए, अब टॉपिक कहाँ गया? ठीक। तो इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस के बहुत सारे तरीके हैं। सीक्वेंस को लिखने का ये सब तरीका है। ठीक है, एक तो इंडक्टिव फॉर्मूला हो गया। एक तो ये लिखिए कि आप सारे टर्म्स को वन बाय वन लिखते चलिए। और उसी तरीके से उसके बाद क्या है कि या तो एक टर्म या दो टर्म, पिछले जो दो टर्म है उनके यूज से तीसरे टर्म को लिखिए। तो सीक्वेंस के यही सारे तरीके हैं। जैसे एक एग्जांपल और है, आवाज जरा कम कीजिएगा, यहाँ से आवाज आ रही है। राम राम रतन का आवाज आ रहा है। ठीक। उसी तरह से एक और सवाल है हमारा कि एक और क्वेश्चन हम जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ पे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, जरा इस एग्जाम्पल को एक बार देख लें। यहाँ पे क्या है कि आपके पास x1 जो है वो आपका 1 है। ठीक है, x2 जो है वो आपका क्या है, 2 है। ये सब आपके कॉपी का ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। xn जो है वो आपका क्या है, रूट अंडर xn माइनस वन। देखिए माइनस वन कर दिए यहाँ पे, वहां पे n प्लस टू कर रहे थे, यहाँ पे n से शुरू किया तो xn माइनस वन इंटू xn माइनस टू, वेयर n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब इसके जो टर्म्स हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन में कि लिस्ट द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, लिस्ट द टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस के टर्म्स को आपको लिखना है। तो ऑब्वियस बात है, दो दे दिया, तीसरा बाकी दो के यूज से आएगा। तो सबसे पहला जो टर्म है वो तो एकदम आराम से बनते जा रहा है, वो क्या है आपका x1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड जो टर्म है वो आपका है x2 इज इक्वल टू 2, ये तो गिवन ही है। क्या x3 हम निकाल सकते हैं कि नहीं इस फॉर्मूला से? देखिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये 2 है, तो n इक्वल टू 3 पे है। तो x3 को लिखेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, x3 माइनस वन, x3 माइनस टू, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 इंटू x1। और आपको पता है x2 x1 क्या है, दिस इज रूट अंडर 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू रूट 2। यानी कि x3 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूट 2। उसी तरह से x4 अगर लिखे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको मिलेगा x3 इंटू x2। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो n बराबर 4 डालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू 2। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नंबर हो रहा है लेकिन इसे घबराना नहीं है। ये क्या हो गया, 2 का पावर एक चढ़ा 1/2, और दूसरा है 2 का पावर 1/4। अगर ध्यान से आप देख पा रहे हैं, दो बार रूट लगा तो क्या हुआ, पावर 1/4 हो गया। तो फाइनली हुआ 2 का पावर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। जरा इसको गौर से देखेंगे ना तो ये सारी चीजें थोड़ी क्लियर होते जाएगी। x3 की अगर हम लिखते हैं तो 2 का पावर 1/2। ठीक है, ओके। x5 को अगर हम देखें, x5 तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, x5 के हिसाब से हो जाएगा x4 इंटू x3। थोड़ा सा हमको लग रहा है विदेश जो है वो मैसेज कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग जवाब दे दीजिए कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, है ना, घबराने वाली बात नहीं है इसमें। तो अगर इसको आप देखिएगा x5 को, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 1/2, ऊपर पावर ही है 1/2 का स्क्वायर, और लास्ट पावर आएगा 1/2 का पावर क्यूब। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सारे टर्म्स को, अब आपसे जो भी टर्म पूछा जाए आप उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोलते हैं कि x7 का क्या होगा, तो 5 हो रहा है तो 3 पावर तक जा रहा है 2 का क्यूब तक, तो 7 आएगा तो 2 का पावर 5 तक आएगा। 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 1/2 स्क्वायर डॉट डॉट 1/2 का पावर 5। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सारे टर्म्स को आराम से लिखा जा सकता है। इसी तरह से सीक्वेंस के टर्म्स को हम लिस्ट कर सकते हैं। ठीक,
नेक्स्ट है आपका रेंज और रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस। जैसे फंक्शन होता है उसी तरह से फंक्शन में अगर डोमेन होता है, को डोमेन होता है, रेंज होता है, तो चूंकि हमारा जो सीक्वेंस है वो भी एक फंक्शन ही है, तो उसका भी रेंज होगा, उसका भी डोमेन, उसका भी को डोमेन होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस की खासियत क्या है, ये इस तरह का फंक्शन है जिसका डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है और को डोमेन जो है वो रियल नंबर है। तो रेंज सेट भी रियल नंबर का ही पार्ट होगा। बस रेंज सेट की खासियत क्या होगी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि xn इक्वल टू कंसीडर सीक्वेंस xn सच दैट xn इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल n, यानी प्रत्येक n पे xn की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये सीक्वेंस आपका कैसा हो गया, ये सीक्वेंस हो गया 2,2,2 डॉट 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 ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर इस सीक्वेंस का हम रेंज सेट लिखना चाहें, यानी रेंज और रेंज ऑफ ए सीक्वेंस लिखे, रेंज सेट ऑफ ए सीक्वेंस लिखे, तो वो क्या होगा, सिर्फ सिंगलटन 2, मतलब एक्चुअली में जो सेट जो होता है ना उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डिस्टिंक्ट कितने होते हैं। तो 2 को बार बार लिखिएगा तो वो सेट नहीं रहा, आपको डिफरेंट डिफरेंट करके लिखना है, मतलब कि तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कितने हैं, बस एक सिर्फ 2 ही है, उसके अलावा सारे उसी के सेम के इक्वल में 2 के इक्वल हैं। तो आपका ये हो गया रेंज सेट और ये हो गया सीक्वेंस के टर्म्स या सीक्वेंस, ठीक है। तो रेंज समझ पा रहे हैं, जैसे फंक्शन की वैल्यूज है उसी प्रकार से सीक्वेंस की भी वैल्यूज को, जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं वो डिस्टिंक्ट आउटपुट वैल्यूज को हम लिखते हैं, जिसी को बोलते हैं हम लोग रेंज सेट। एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए ये सीक्वेंस किया हमने xn such that xn is equal to 1 by 2 to the power n, where n belongs to natural number। तो यहाँ पे अगर आप टर्म को देखें तो टर्म होगा पहला वाला 1/2, n बराबर 1, n बराबर 2 लिखेंगे तो 1/2 स्क्वायर, n बराबर 3 लिखेंगे तो 1/2 क्यूब, ऐसे ऐसे करते चलेंगे तो वैल्यूज बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे हम रेंज सेट एस, रेंज सेट को हम एस से यहाँ पे ज्यादा डिनोट करते हैं। तो अगर रेंज सेट एस को लिखना चाहें तो यहाँ पे जो टर्म्स है वही आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि सारे टर्म्स क्या है, सारे जो वैल्यूज है वो सब अपने आप में डिफरेंट है। तो ये आपका 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 का पावर 4 अप टू सो वन। तो आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि रेंज सेट कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रेंज सेट फाइनाइट भी हो जाए और एक जगह रेंज सेट आपका क्या हो जाए, इनफाइनाइट भी हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आपका जो सीक्वेंस है वो किस तरह का है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा मान लीजिए एक और इसी तरह एग्जांपल में आपका नेक्स्ट सवाल इसी तरह से है कि सपोज कीजिए कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि xn कंसीडर द सीक्वेंस, ऐसे ही हम लिखते हैं कंसीडर द सीक्वेंस xn सच दैट xn is equal to -1 का पावर n where n belongs to नेचुरल नंबर। तो इसका अगर हम आपसे पूछे कि इसका रेंज सेट क्या होगा तो बता दीजिए इसका रेंज सेट क्या होगा, बोल सकते हैं आप लोग अनम्यूट करके अपने आप को। -1 1। बस इसका -1 है, लेकिन अगर हमको सीक्वेंस के टर्म लिखने होंगे, अगर सीक्वेंस लिखना चाहते हैं हम लोग फाइनली वैल्यूज में, तो पहला टर्म -1, दूसरा टर्म 1, उसके बाद -1, उसके बाद 1, ये लिखते रहिए बस। तो डॉट डॉट लगाइए, अनंत तक की है। तो ये अंतर है रेंज सेट और उसके सीक्वेंस में, ठीक है। ठीक, अब सीक्वेंस के बाद जब फंक्शन होता है तो फंक्शन में भी बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे कोई फंक्शन होता है बाउंडेड फंक्शन, कोई फंक्शन होता है अनबाउंडेड फंक्शन, है ना। तो उसी प्रकार से सीक्वेंस में भी हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं। अब बाउंडेड में भी दो तरह का बाउंडेड होता है, एक होता है बाउंडेड एबोव और एक होता है बाउंडेड बिलो। और जो दोनों हो जाए उसको हम बोलते हैं दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं कि ये बाउंडेड एबोव सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है। फंक्शन में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या सेट में जरूर पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाउंडेड एबोव सीक्वेंस, बाउंडेड एबोव सीक्वेंस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर से बाउंड हो, एबोव मतलब यही है ऊपर से बाउंड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अ सीक्वेंस, जस्ट अ मिनट, a sequence of real numbers, a sequence xn of
real numbers, a sequence xn of real numbers is said to be bounded above sequence if सीक्वेंस को शॉर्ट में लिखे हम देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर, यस पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m, या कोई नंबर भी चलेगा, पॉजिटिव लिखिए या फिर आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। अगर रियल नंबर कहिएगा तो पॉजिटिव उसमें इंक्लूड हो ही जाता है। सच दैट कि एक्शन की जितनी भी वैल्यूज है वो सब के सब m से छोटे या इक्वल हो जाए प्रत्येक n के लिए। इसका मतलब क्या है कि एक तरह से समझिए कि हमने दीवार लगा दिया, यहाँ पे आपका कोई m नंबर है, अब आपका जो सीक्वेंस है मान लीजिए यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, कहीं मान लीजिए गलती से x4 इधर आ गया है ना, x5, तो जितने भी टर्म्स हो इनकी एक खासियत यही रहे कि एक नंबर फिक्स हमें एक दीवार ऐसा मिल जाए जिससे एक्सटेंस की सारे टर्म्स जो है वो छोटी या इक्वल हो जाए, है ना। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो m है ये इसका अपर बाउंड बन जाता है। दिस m इज कॉल्ड है अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस xn, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या हो रहा है, बाउंडेड एबोव हो रहा है। तो सिमिलरली आप बाउंडेड बिलो के लिए भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड की बात होगी, यहाँ राइट साइड में m है तो वहाँ लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और जो सीक्वेंस दोनों हो जाए उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस, है ना। तो उसका भी डिफिनेशन बनाया जा सकता है, जरा देखिए कैसे बनता है ये बाउंडेड सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हम इसको क्लियर कर ले। बाउंडेड सीक्वेंस, a sequence action of real numbers, action of, बड़ा ही इजी टॉपिक है ये, action of real numbers is said to be bounded, या तो आप ऐसे कहिए is said to be bounded if it is both bounded above and bounded below। अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड एबोव, सॉरी बाउंडेड के बाद एबोव रहेगा, बाउंडेड एबोव और बाउंडेड बिलो हो जाए, दोनों हो जाए, तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। यानी बाउंडेड एबोव के लिए एक नंबर मिल जाए कैपिटल M और बाउंडेड बिलो के लिए एक नंबर मिल जाए स्मॉल m, अगर ऐसा मिल जाए प्रत्येक n के लिए, तो ये जो सीक्वेंस है आपका, यहाँ पे m है, यहाँ पे स्मॉल m है, तो आप ये गारंटी अगर दे पा रहे हैं कि एक्सेस की जितनी भी वैल्यूज होगी वो इसी के इर्द गिर्द होगी, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, बिलो से भी बाउंडेड और ऊपर से भी बाउंडेड। और इसी में एक खासियत ये है कि आप चाहे तो इसी में मान लीजिए हमारा ये सारा का सारा एक्शन सीक्वेंस है, ठीक है, तो आप चाहे तो इसी से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए के, अगर ये के हमने एक नंबर ले लिया तो माइनस के जो होगा, माइनस के अगर आप लेते हैं तो माइनस के जो होगा वो इधर कहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली आप ये भी कह सकते हैं कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है यदि एक पॉजिटिव नंबर मिल जाए इस प्रकार से कि मॉड ऑफ एक्शन जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू के हो जाए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दोनों वही चीज है, दोनों के दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई ही करता है। क्यों करता है, आप इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे आपको एक्शन लेस देन और ग्रेटर देन दोनों मिल जाता है, माइनस के और प्लस के। ठीक है, यहाँ पे एक ही नंबर से आपका दोनों का काम बन गया। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक इसी को फॉलो करते हैं कि अगर आपको एक ऐसा मेंबर मिल गया जिससे आप बता सके कि आपका सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड एबोव और बाउंडेड बिलो दोनों हो जाता है, तो आप उसको बोलते हैं कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसको हम लोग एग्जांपल से देखेंगे थोड़ी देर में, बहुत जल्दी वो चीज आने वाला है। चलिए, आ ही गया, मेरे हिसाब से आ चुका है वो। तो टेबल हम लोग बनवाए हुए थे, जो क्लास हम लोग चला रहे थे, तो उस टेबल को एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि कैसे आप समझेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है या बाउंडेड एबोव है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सीक्वेंस में, जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा एक्स सीक्वेंस। इस रिकॉर्डिंग का यही फायदा है कि इसको बार बार जाके आप दोबारा देख सकते हैं, तो थोड़ा सा काम करेगा आपके लिए। यहाँ पे हम लिखते हैं बाउंडेड एबोव, यहाँ पे लिखते हैं बाउंडेड
बिलो, और फाइनल में लिखते हैं बाउंडेड, BDD शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट हम लिखते हैं। ठीक, चलिए इसको देख लिया जाए जरा। तो पहला वाला है, फर्स्ट नंबर पे है हमारा सीक्वेंस 1/n। ये सीक्वेंस की खासियत बताइए, 1/n जो है ये सीक्वेंस क्या आपका बाउंडेड एबव है या बाउंडेड बिलो है? तीनों है सर। तीनों है। 1/n का मतलब क्या हुआ, आपके टर्म्स जो है वो 1, 1/2, 1/3। तो इतना तो मिल रहा है कि 1/n जो है वो ग्रेट लेस देन इक्वल टू 1 तो हमेशा होगा प्रत्येक n के लिए, और ये ग्रेटर देन 0 हमेशा होगा। इतना गारंटी दे सकते हैं ना फॉर ऑल n के लिए। तो ये आपका बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, दोनों हो गया तो बाउंडेड भी है। ठीक है, दूसरा नंबर जो सीक्वेंस लिखे हम लोग sin n π/2, sin n π/2, इसको जरा देखिए तो sin n π/2 का मतलब क्या है? जब जब 1 n से लेकर ऑड के हो रहा है, सर तीनों होगा। देखिए साइन x जो होता है ना, साइन x वो हमेशा वैसे भी -1 से लेके 1 तक होगा। तो इस साइन x जी के जब आप ये भी ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो 1 होगी, कम होगी तो -1 होगी। तो ये दोनों के दोनों हो जाएगा, कोई भी x रखिए कोई भी n रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर भी आपका तीनों हो जाएगा। अब देखिए थर्ड नंबर में हम लिखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप में देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। सीक्वेंस n, इसका बताइए, ये सीक्वेंस n जो है क्या ये बाउंडेड अबव है, क्या ये बाउंडेड बिलो है, या दोनों है? बाउंडेड होगा। बाउंडेड अबव हो जाएगा। अब नहीं, टर्म्स को जरा बाउंडेड लिख के बिलो होगा देखिए तो, सर। बाउंडेड बिलो n होगा। जो है पूरा n है आपका, वो बड़ा या इक्वल होगा 1 से, है ना? मतलब 1 से तो बड़ा होगा, तो बाउंडेड बिलो तो मिल रहा है। क्या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी n जो है वो किसी भी रियल नंबर बता दीजिए हमसे छोटा रहे? नहीं, नेचुरल नंबर हमेशा अनबाउंडेड होता है ना, बढ़ते जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक, अनंत तक जा रहा है। तो ये आपका बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है। चूंकि एक भी इसमें से एक हुआ एक नहीं है, तो फाइनल नहीं जवाब हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको आप देखिएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। जो यहीं पे सबको दिक्कत आती है कि इसको समझने में टाइम भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा बुक्स पढ़ेंगे और नोट्स को पढ़ेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएगा। तो क्या है ये डेफिनेशन? अभी तक किसी को कोई दिक्कत जो सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं क्लास में? सर n टू द पावर 1/n को थोड़ा सा समझा दीजिएगा उसको सर, बाउंडेड हाँ, n का आप तो शायद थे, n का पावर 1/n जी सर, विक्रम, थोड़ा उसमें दिक्कत हो रहा है। तो वो क्लास में समझाएंगे उस क्लास में, ठीक है ना? अभी यहाँ पे जी कराएंगे तो ज्यादा डाटा खींच लेगा, ठीक है? जी अभी आपको हम समझाने का काम कर रहे हैं, जो जो मेन मेन चीज है वो सब तो एक एग्जांपल है ना, वो करा देंगे बाद में, ठीक है? डेफिनेशन ऑफ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक, अब सीक्वेंस है, देखिए सीक्वेंस है, कई तरह के सीक्वेंस है। कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो रहा है, कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड हो रहा है, कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो रहा है, तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव हो रहा है, कोई दोनों हो रहा है ना? लेकिन सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज करना। क्या वो कन्वर्ज कर रहा है? कन्वर्ज शब्द थोड़ा बहुत आप लोग अगर 12th क्लास के फिजिक्स में या 10th क्लास के फिजिक्स में जब पढ़े होंगे कि सूर्य की किरणें जब आती हैं लेंस पे तो वो एक जगह एकत्रित करते हैं तो वहां पे वो जला देती है, कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ काम हम जी लोग करते थे बचपन में भी। वही था, क्या होता था कि सारा जितना जो सूर्य का किरण जितना आ रहा है, जितनी भी रोशनी जा रही है, वो उसको हम एक जगह केंद्रित कर रहे हैं। और जहां पे केंद्रित कर रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी रेज ऑफ लाइट है, जितने भी प्रकाश के मतलब ये है, वो सारा एक जगह पहुंच रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो लिमिट है। ठीक है, तो सीक्वेंस की भी वही बात है कि आखिर ये पहुंचना कहाँ चाह रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 1/n को देखिए, 1/n को आप जैसे से बढ़ाए जाएंगे, n को बढ़ाए जाएंगे, तो ये वैल्यू कैसा हो रहा है? 1/2, 1 1/3, से छोटा होगा। 1/4। तो आखिर ये जा कहाँ रहा है? मतलब एक भले इसके टर्म्स वो नहीं होंगे, लेकिन ये पहुंच कहाँ रहा है? ये पहुंचना चाह रहा है 0 की तरफ। ठीक है, जैसे 1 तो 1 रहा, 1/2 अगर लिखेंगे तो 0.5, है ना? 0.5
1/3 लिखेंगे, 0.3333 जितना भी चलते रहे, ठीक है, इसे ही लगा देते हैं ये, ठीक। उसके बाद 1/4 0.25 और छोटा हुआ, 1/5 लिखिएगा 0.2 और नंबर छोटे हुए जा रहे हैं। तो आखिर ये पहुंच कहाँ रहा है, ये पहुंच रहा है 0 पे। तो इस 0 को बोलते हैं हम लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। इस 0 को क्या बोलते हैं, लिमिट। और ये सीक्वेंस जो है ये जहां पहुंच रहा है उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग लिमिट। और इसी का लिमिट हमें पॉइंट। डिफिनेशन बताना है कि ना, लिमिट पॉइंट अभी नहीं आया है। इसी का हमें डेफिनेशन बताना है कि इसको क्लासिकल वे में, वैसे सबने डिफिनेशन सबने लिमिट निकालना जरूर सीखा है 11th क्लास में, 12th क्लास में। जैसे आपको हम ऐसे बोले कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो आप फटाक देना इसमें एल हॉपिटल लगाइएगा या जो भी कीजिएगा, n इनसे डिवाइड कर यस। दीजिएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा, है कि नहीं। ये काम आप पहले से पढ़ चुके हैं। और आप क्योंकि ये काम हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें बस ये पढ़ना है कि किसी सीक्वेंस का अगर कोई लिमिट है तो उसको हम क्लासिकल डिफिनेशन में कैसे लिखे, मतलब प्योर मैथ जहाँ पे वही एप्सिलॉन और दिस दैट जो आता है, उस कहानी को कैसे बयां करे। इसमें ऑनर्स में हमें यही काम करना है। तो इसके हम डिफिनेशन को, वैसे तो नोट्स में है लेकिन फिर भी हम लिखना चाहेंगे कि क्या है इसका डिफिनेशन। जरा देखिएगा ध्यान से, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो थोड़ा आसान है, और नए वालों के लिए भी आसान हो जाएगा थोड़ा देर में। तो क्या कहते हैं कि अ सीक्वेंस x बराबर, ऐसे भी लिखते हैं लोग कैपिटल में करके और इसको पोस्ट में लिख लिया, अ कैपिटल x इक्वल टू xn ऑफ रियल नंबर्स। ध्यान रहे यहाँ पर हम बार बार रियल नंबर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। एक समय आएगा जब ग्रेजुएशन के बाद जस्ट एक समय आता है जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का बात आएगा। कहीं कहीं अलग अलग तरह के सीक्वेंस होंगे, तो वो सब सीक्वेंस में अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अ सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर्स, अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स, इस तरह का बात होता रहेगा। क्योंकि अभी हम रियल नंबर का सीक्वेंस ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो क्या है, रियल नंबर का सीक्वेंस है। रियल नंबर सीक्वेंस कहने का मतलब कि डोमेन नेचुरल नंबर है और कोड डोमेन आपका रियल नंबर्स है। तो इसका डेफिनेशन को हम लिख रहे हैं कि अ सीक्वेंस x इक्वल टू xn ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू हैव अ लिमिट या लिमिट l एज n टेंड टू इन्फिनिटी। मतलब n को जितना बढ़ाया जाए तो आपको एक स्थिति में पता चल रहा है कि ये जो xn है वो आपको कहाँ पहुंच रहा है, l की तरफ पहुंच रहा है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि xn जो है वो आपको l की तरफ पहुंचना चाह रहा है, तो इसको हम डिफिनेशन पे कैसे लिखेंगे। तो कोई भी सीक्वेंस का लिमिट l होगा जब हम n को इन्फिनिटी की तरफ पहुंचाते हैं, यदि, ये डिफिनेशन है, इफ फॉर एनी एप्सिलॉन, इसको समझाएंगे हम बहुत जल्दी, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट a natural number k depending upon epsilon such that mod of xn minus l is less than epsilon for all n greater than equal to k। ठीक है, तो अपना डाटा भी चेक करना पड़ रहा है, 1000 MB खत्म हो गया। ठीक, कि एक्शन जो है वो आपको एल की तरफ अप्रोच करता है यदि कोई भी एप्सिलॉन आप हमें दीजिए। ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा कि आप हमें एप्सिलॉन दीजिए, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हम आपको एक नेचुरल नंबर देंगे, देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर ए। इसके द्वारा ये इंप्लाइज हो रहा है नेचुरल नंबर ए। ठीक है, सच दैट कि मॉड xn माइनस एल जो है वो आपका एप्सिलॉन से छोटा आ जाए जब जब n की वैल्यू k से बड़ी या इक्वल। अब समझिए, इस चीज को समझना है कि ये डिफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे है आपका l, ठीक है, यहाँ पे आपके सीक्वेंस के मान लीजिए टर्म्स है x1, इधर कहीं आपका x2 होगा। सपोज कीजिए बहुत खुश हुआ तो x3 इधर भी आ गया, कहीं भी जा सकता है टर्म, पॉजिटिव निगेटिव इधर कुछ भी कर सकते हैं, x4 इधर,
x5 इधर। लेकिन एक गारंटी आपको है, वो ये है कि ये जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं वो l के करीब जा रहे हैं, तभी आप कहते हैं ना कि ये इसका l जो है वो लिमिट है। यहाँ पे x7, अब एक स्टेज आएगा कि xn जो है वो इसके तरफ पहुंचने लगेंगे, यहाँ से या यहाँ से। ध्यान से समझेंगे, xn जो टर्म्स है वो टर्म्स l की तरफ पहुंचने लगेंगे। जैसे आपको हमने 1/n जो है वो 10 to 0 दिखाया, उसी तरीके से देखिए कि क्या हो रहा है, टर्म्स जो है वो l की तरफ पहुंचने लगेंगे। तो इसके डिफिनेशन को हम कैसे बनाएं, तो क्या कहा गया कि आप हमें एक छोटा से छोटा डिस्टेंस दीजिए, छोटा से छोटा डिस्टेंस, जैसे हम xn और l के बीच का एक डिस्टेंस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। सर n क्या xn है? और क्या, n क्या है? बोलिए। l एक सर रियल n, नंबर है, अच्छा l एक रियल नंबर है। जैसे 1/n 0 पे गया तो 0 एक जी। रियल नंबर है ना, n/n+1 ये कहाँ जाएगा, n अगर इन्फिनिटी की तरफ पहुंचाएंगे तो ये आपको 1 की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे l यहाँ पे 1 हो गया, है ना। अच्छा, अगर हम जी। आपको कोई दूसरा नंबर दे 1/n² + 1, तो इसको आप देखिएगा वो भी 0 की तरफ जाएगा। तो जहां पहुंच रहा है उस नंबर को हम बोलते हैं l, और चूंकि लिमिट में l लगा होता है ना, तो इसलिए लोग l लिख देते हैं, ये अपना अपना शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो l एक रियल नंबर है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, इसको बड़े बारीकी से समझिएगा। आवाज कहीं से आ रहा है पहले तो वहां का म्यूट कर लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए, कोई भी सीक्वेंस रियल नंबर्स का l की तरफ अप्रोच होगा, उसका डिफिनीशन हम बनाना चाह रहे हैं इस एप्सिलॉन और नेचुरल नंबर की कहानी से। तो क्या कह रहे हैं कि एक स्टेज आता है जहां पर xn और l की जो दूरी है, यहाँ पे मान लीजिए xn कहीं है, यहाँ पे l है, तो इस दूरी को आप जितना चाहे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए, एक जैसे हम एक लास्ट क्लास में बताया भी थे कि मान लीजिए हम आपको ये कह दे कि अनंत लोग हैं, अनंत लोग कहने का मतलब जैसे गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। और सबको जस्ट लाइक ये दुर्गा बाग या तीन लालटेन ही पहुंचना है, तीन लालटेन पहुंचना है, ठीक है। तीन लालटेन है, तीन एरिया है, सड़क है, सबको तीन लालटेन पहुंचना है। तो एक समय ऐसा जरूर आता है कि अगर उनको पहुंचना है और वो आप जानते हैं कि वो पहुंचेंगे ही, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तीन लालटेन और कुछ लोगों की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हमेशा मिनिमम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो एप्सिलॉन जो होता है वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर आर्बिट्रेरी हम ले सकते हैं। मतलब कि xn और l की दूरी को हम जितना चाहे कम कर सकते हैं, बस हमको ये बताना होगा कि आप जितना चाहे दूरी हमको दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आपको बोला कि चलो हमने दूरी दे दिया 0.022, ठीक है। तो xn और l की दूरी को हम 0.222 से इतना छोटा कर सकते हैं, बस उसके लिए एक स्टेज हमको मिल जाना चाहिए जिस स्टेज के बाद वो दूरी छोटी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, एग्जाम्पल से समझिएगा जरा इसको। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 1/n जो है वो आपको 0 पे पहुंचता है, जब भी n कहाँ पहुंचे, इन्फिनिटी की तरफ। जब भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की बात होगी ना, तो n इन्फिनिटी पे ही पहुंचेगा। हो सकता है हम कहीं ना भी लिखें कि n इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, आपको ये अंडरस्टूड रहेगा कि सीक्वेंस में n कहाँ पहुंचता है, इन्फिनिटी पे पहुंचता है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं कि पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 1/2 है, तीसरा टर्म 1/3 है, चौथा टर्म 1/4 है, ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। तो आपको भले ही इसमें वैल्यू कहीं भी 0 कभी नहीं आएगा, लेकिन ये पहुंच कहाँ रहा है, 0 की तरफ पहुंच रहा है। तो कैसे इसको हम एप्सिलॉन